हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, पहले हम हाइपरट्रॉफिक का मीनिंग पढ़ेंगे। तो हाइपरट्रॉफिक का मीनिंग क्या होता है? हाइपरट्रॉफी माने क्या होता है, जो हमारी सेल का साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सेल का जो साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो। दूसरा है हमारा पाइलोरिक। पाइलोरिक को क्या है, जो स्टमक होता है हमारा, उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, तो जो स्टमक का लास्ट वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरस बोलते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, जो वो स्टमक का लास्ट वाला पार्ट होता है उसमें हाइपरट्रोफी हो जाती है, यानी कि उसका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। स्टेनोसिस का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसका यदि ल्यूमन कम हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेनोसिस बोलते हैं, यानी कि वहाँ पर किसी न किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना। तो हाइपरट्रोफिक पाइलोरिस स्टेनोसिस के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो हाइपरट्रोफिक पाइलोरिस स्टेनोसिस इज वन ऑफ द कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम्स इन इन्फेंसी। जो हाइपरट्रोफिक पाइलोरिस स्टेनोसिस होता है वो इन्फेंसी की एक कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम्स होती है। मैं बता दूं आपको कि हाइपरट्रोफी पाइलोरिस स्टेनोसिस का कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ये इसमें केवल सर्जरी ही परफॉर्म की जाती है। तो ये कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम है इन्फेंसी की, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिस स्टेनोसिस। ये क्या होता है, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिस स्टेनोसिस इज अ मार्क्ड एंड प्रोग्रेसिव ओवरग्रोथ और एनलार्जमेंट ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर्स ऑफ पाइलोरस। जो हाइपरट्रोफिक पाइलोरिस स्टेनोसिस है वो क्या है, प्रोग्रेसिव ओवरग्रोथ है, यानी कि प्रोग्रेसिव यानी कि धीरे 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 जो सर्कुलर मसल फाइबर्स है पाइलोरस पार्ट की, जो सर्कुलर मसल फाइबर्स है उनकी ओवरग्रोथ आ रही है, यानी कि वे साइज में बढ़ रहे हैं या उनका एनलार्जमेंट हो रहा है। ठीक है, अब उसके कारण क्या होगा, यानी कि हाइपरट्रोफी पाइलोरिस स्टेनोसिस हुआ जिसके कारण जो सर्कुलर मसल फाइबर्स है पाइलोरस की उनमें क्या हुई, ओवरग्रोथ हुई। उसके कारण क्या होता है, पैराइटल या टोटल ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो स्टमक का आउटलेट है, यानी कि जो लास्ट वाला पार्ट है स्टमक का उसमें क्या हो जाएगा, पैराइटल यानी कि या तो वो उसमें जो पाइलोरस पार्ट है या तो वो आधा या टोटल यानी कि या वो पूरा उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, रुकावट आ जाएगी। ठीक है, उसके कारण क्या होगा, ड्यू टू नैरोइंग ऑफ द ल्यूमन, ल्यूमन के नैरो हो जाने के कारण जो स्टमक का आउटलेट वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, या तो पैराइटली वो छोटा हो जाएगा यानी कि आधा छोटा होएगा, या पूरा उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिस स्टेनोसिस। मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ, हाइपरट्रोफी पाइलोरिस स्टेनोसिस एक प्रोग्रेसिव ओवरग्रोथ होती है या प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट होता है पाइलोरस पार्ट की सर्कुलर मसल फाइबर्स का। ठीक है, जिसके कारण पैराइटली या टोटल ऑब्स्ट्रक्शन होता है स्टमक आउटलेट का। उसके बाद इसकी ईटियोलॉजी आती है, यानी कि किसके कारण ये होता है। तो ये किस किस के कारण हो सकता है, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ हाइपरट्रोफी पाइलोरिस स्टेनोसिस इज नॉट येट फुल्ली अंडरस्टूड, यानी कि जो हमारा हाइपरट्रोफी पाइलोरिस स्टेनोसिस है वो किसके कारण होता है इसका भी हमें पूरी तरह पता नहीं है, यानी कि ये नहीं पता कि एग्जैक्ट कोज क्या है उसका, किसके कारण ये कंडीशन होती है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिनको माना जाता है कि इनकी वजह से हाइपरट्रोफी पाइलोरिस स्टेनोसिस हो सकता है। वे है हमारा मैटरनल स्ट्रेस इन लास्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि यदि माता लास्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी स्ट्रेस लेती है उसके कारण ये कंडीशन हो सकती है। डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रिक एसिड की डिफिशियंसी के कारण ऐसा हो सकता है। इमेच्योर पाइलोरिक गैंग्लियोल सेल्स विद अबनॉर्मल मसल इनर्वेशन, अबनॉर्मल मसल इनर्वेशन के साथ साथ जो इमेच्योर पाइलोरिक गैंग्लियोल सेल्स है उसके कारण भी हाइपरट्रोफी पाइलोरिस स्टेनोसिस हो सकता है। उसके बाद हमारा आता है क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन, यानी कि साइन सिम्टम्स। क्या क्या साइन सिम्टम्स दिखेंगे, तो यूजुअली फाउंड इन 3 to 12 वीक्स ऑफ एज, यानी कि 3 से 12 वीक्स की एज में ये यूजुअली होता है, ये कंडीशन होती है। उसमें क्या क्या फीचर्स आएंगे, वॉमिटिंग अकर्स फोर्सफुली विद इन 30 मिनट्स ऑफ फीडिंग,
यानी कि बच्चे को हमने फीड करा दिया, ठीक है, फीडिंग हो गई बच्चे की, उसके 30 मिनट बाद बच्चा क्या करता है, फोर्सफुल्ली वोमिटिंग कर देता है। तो ये एक साइन है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, वोमिटस कंटेन्स मिल्क एंड गैस्ट्रिक जूस। जो वोमिटस है यानी कि जो वोमिटिंग में जो सब्सटेंस निकले हैं उनमें मिल्क होगा और गैस्ट्रिक जूस उसमें पाया जाता है। बच्चे को इरिटेबिलिटी होगी। उसके बाद लॉस ऑफ वेट, जो बच्चे का वजन है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि जो कंटेंट है, जो बच्चा मिल्क ले रहा है, अब वो उसको पचा नहीं पा रहा तो वो वोमिटिंग कर देता है, वो जा नहीं रहा तो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, तो जिसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बच्चे को कब्ज हो सकता है। डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ स्टूल एंड यूरिन आउटपुट, जो यूरिन आउटपुट है और जो स्टूल की क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मिल्क है, जो फूड है वो प्रॉपर बच्चे को नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट और स्टूल दोनों ही कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। लिथार्जी यानी बच्चे को थकान होगी। शैलो रेस्पिरेशन हो जाएगी। स्टार्वेशन, डायरिया एज ग्रीनिश स्टूल, जो डायरिया है वो क्या हो जाएगा, ग्रीन स्टूल का होगा और बच्चे को डायरिया हो जाएगा। उसके बाद है जॉइंडिस एंड गैस्ट्रिक हेमरेज। बच्चे को क्या हो सकता है, जॉइंडिस हो सकता है, ठीक है, साथ ही साथ गैस्ट्रिक हेमरेज भी हो सकता है, यानी कि जो स्टमक है उसमें हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है डिहाइड्रेशन। बच्चे को क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसे प्रॉपर जो उसका न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा, मिल्क नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, वो भी उसी के कारण, क्योंकि मिल्क या फूड जो है उसे नहीं मिल पा रहा, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स का। उसके अलावा एपिगैस्ट्रिक फुल्लीनेस विद विजुअल पेरिस्टाल्टिक इन अपर एब्डोमेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एपिगैस्ट्रिक फुल्लीनेस होगी बच्चे को, और विजुअल पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट्स है वो अपर एब्डोमेन से लेफ्ट टू राइट की ओर मूव करते हुए दिखाई देते हैं। पाल्पेबल ओवल शेप हो जाती है। अब उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है इस कंडीशन के कारण, हेमाटोमेसेसिस हो सकता है और जॉइंडिस भी हो सकता है। उसके बाद डायग्नोसिस आता है। तो डायग्नोसिस में हम क्या आ सकता है, पहले बच्चे की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे हम, ठीक है, कंप्लीट हिस्ट्री, बच्चे की इलनेस की हिस्ट्री हम बिल्कुल कलेक्ट करेंगे अच्छे तरीके से। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, प्लेन एक्सरे करेंगे एब्डोमेन का हम। उसके अलावा बेरियम मील एनीमा एक्सरे भी हम कर सकते हैं, यूएसजी करेंगे, ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें हम एचबी लेवल चेक करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और अन्य चीज़ें हम इसमें अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका मैनेजमेंट आता है। तो इसका कोई भी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसका कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है, देयर इज़ नो मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द कंडीशन। इस कंडीशन का कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है। सर्जिकल मैनेजमेंट इज़ द चॉइस। पाइलोरोमायोटोमी इज़ डन एट द एज ऑफ 5 to 5 वीक्स। 4 से 5 वीक्स का जब बच्चा हो जाता है तब हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, क्या करते हैं, पाइलोरोमायोटोमी हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो स्टेनोसिस हुआ है यानी कि जो ल्यूमन कम हुआ है, छोटा हुआ है, उसको बड़ा कर देते हैं। उसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, पहले प्री ऑपरेटिव केयर दें, क्योंकि सर्जिकल मैनेजमेंट है केवल, तो प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर हम दोनों प्रोवाइड करते हैं। मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस हुआ था तो उसको मेंटेन करके रखना है। दूसरा, रिलीफ ऑफ पेरिनेटल एंजाइटी एंड रूटीन प्री ऑपरेटिव केयर आर इम्पोर्टेंट। जो एंजाइटी है उसको रिलीव करना है और रूटीन प्री ऑपरेटिव केयर हमें प्रोवाइड करनी है। नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन में बी नीडेड टू रिड्यूस वोमिटिंग। वोमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग फीडिंग बेबी शुड बी प्लेस्ड इन अपराइट पोजीशन। फीडिंग के दौरान बेबी को क्या करना है, अपराइट पोजीशन
प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे हमारा था अपराइट पोजीशन देनी है ऑन स्लाइटली राइट साइड, ठीक है, स्लाइटली बच्चे को मतलब थोड़ा सा राइट साइड भी करना है। नेक्स्ट है स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग टू बी गिवन, यानी कि स्मॉल फ्रीक्वेंट में यानी कि थोड़ी थोड़ी बच्चे को फीडिंग करानी है, सारी एक साथ फीडिंग नहीं कराएं, तो धीरे धीरे फीडिंग कराएं स्मॉल अमाउंट में। मेजर्स टू बी टेकन फॉर प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो क्या करना है, बच्चे को प्रिवेंट करना है, मेजर्स का यूज़ करके बच्चे को क्या करना है, प्रिवेंट करना है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी कि हॉस्पिटल से लगने वाले इन्फेक्शन से बच्चे को प्रिवेंट करना है मेजर्स का यूज़ करके। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ इन्फेंट्स कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअसली यानी कि लगातार बच्चे की कंडीशन जो है उसको मॉनिटर करते रहना आवश्यक है। रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल साइंस, हाइड्रेशन स्टेटस, बॉडी वेट, वोमिटिंग, स्टूल एंड यूरिन, मेंटेन हाइजीन, क्या करना है, जो बच्चे के वाइटल साइंस है उसको रिकॉर्ड करके अच्छे से रखना है, हाइड्रेशन स्टेटस बच्चे का चेक करते रहना है, बॉडी वेट कितना है बच्चे का, क्योंकि धीरे धीरे जो बच्चे का वेट है, साइंस सिम्टम्स में हमने पढ़ा था जो लॉस है, जो वेट है वो धीरे धीरे लॉस होता जा रहा है, तो बॉडी वेट भी हमें रिकॉर्ड करना है। वोमिटिंग को ऑब्जर्व करते रहना है, रिकॉर्ड करना है कि कितनी बार बच्चे ने वोमिटिंग की, कितना उसका कंटेंट था, वो सभी स्टूल और यूरिन का जो अमाउंट है वो कितना है, उन सभी के बारे में क्या करना है, रिकॉर्ड रखना है, और जो बच्चे का पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर, तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स में हमारा पहला आता है स्पेशल अटेंशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन ओरल फीडिंग यूजुअली आफ्टर 8 to 12 hours ऑफ सर्जरी, यानी कि सर्जरी के 8 से 12 घंटे के बाद, ठीक है, हम ओरल फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और इसको क्या करना है, स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इनिशियली फीडिंग कैन बी स्टार्ट विद 1 or 2 टीस्पून ऑफ क्लियर सोल्यूशन, यानी कि 5% ग्लूकोज गिवन एवरी 2 hours फॉर एडल्ट अबाउट 8 hours। इसमें क्या करना है, इनिशियली जो फीडिंग है, ठीक है, उसको स्टार्ट करना है कब, 1 से 2 टीस्पून क्लियर सोल्यूशन देने के बाद प्रत्येक 2 घंटे में क्या करना है, सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, क्लियर जो सोल्यूशन है 1 से 2 टीस्पून वो प्रोवाइड करना है प्रत्येक 2 घंटे में, ठीक है, 8 घंटे के लिए, यानी कि 8 घंटे में उसको प्रोवाइड करते रहना है, 8 घंटे के लिए 2-2 घंटे के अंतराल में क्लियर सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। उसके बाद आफ्टर फीडिंग बेबी शुड बी पैलेस्ड विद एलिवेटिंग द हेड फॉर 45 to 60 मिनट, फीडिंग के बाद जो बच्चे का हेड है उसको एलिवेट करके रखना है, यानी कि ऊपर उठा के ही रखना है, सीधा रखना है 45 से 60 मिनट के लिए। उसके बाद रूटीन पोस्ट ऑपरेटिव केयर टू बी प्रोवाइडेड, रूटीन पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करनी है विद वॉर्म फीडिंग, वाउंड केयर, मेडिकेशंस एंड हाइजीनिक केयर, रूटीन पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करनी है, उसके साथ साथ वार्म प्रोवाइड करना है, बेबी को फीडिंग प्रोवाइड करनी है, वाउंड की केयर करते रहना है, और जो मेडिकेशन है वो प्रोवाइड करनी है बच्चे को, और उसका जो हाइजीनिक स्टेटस है उसको मेंटेन करना है। नेक्स्ट हमारा प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेरेंट्स, पेरेंट्स को क्या करना है, साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक सपोर्ट प्रोवाइड करते रहना चाहिए। उसके बाद प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन विद डिस्चार्ज एडवाइस, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उसके साथ साथ डिस्चार्ज एडवाइस भी पेरेंट्स को प्रोवाइड करनी है कि आप बच्चे को कब डिस्चार्ज करा सकते हैं, उसके बारे में एडवाइस देनी है। डिस्चार्ज के बाद बच्चे का ध्यान कैसे रखना है उसके सभी के बारे में बताना चाहिए। बेबी इज़ यूजुअली डिस्चार्ज्ड ऑन 3 or 4 पोस्ट ऑपरेटिव डे, यानी कि ऑपरेशन के 3 से 4 दिन बाद बेबी को यूजुअली डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक था हाइपरट्रोफिक पाइलोरी स्टेनोसिस, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।